हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम हिमांशी है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में मगध एम्पायर के बारे में। गाइस, बता देना चाहती हूँ, उससे पहले मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। तो ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड है, ये 5th वीडियो रहेगी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। एंड इसमें कंटेंट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अगर आप सोच रहे हो कि 4 वीडियो में क्या हम इतना कवर कर सकते हैं, या डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस के थ्रू। कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें हैं और कंप्लीट चीज़ें मैंने कराई है, एक भी पॉइंट मैंने नहीं मिस किया है। अगर फिर भी मेरे से कोई मिस हुआ है कोई भी पॉइंट, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट वीडियोज़। आज की वीडियो में हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं जो भी हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य की बारे में। मैंने जब महाजनपद आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि वहाँ का ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। मगध साम्राज्य सारे महाजनपदों में से सबसे महाशक्तिशाली जनपद था। और महाजनपद, ये मगध से पहले भी एक जनपद हुआ करता था, इससे भी पावरफुल, वो था काशी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मगध साम्राज्य की शक्तियाँ इतनी विस्तृत हो गई और ये एक टाइम पे बहुत शक्तिशाली जनपद बन गया। अब जो मगध है उसका प्रेजेंट स्टेटस अगर हम देखें तो वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा ईस्टर्न यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो 6ठी शताब्दी से पूर्व माना जाता है। और मगध साम्राज्य का शासन काल है, वो टाइम पीरियड है, वो है 554 से लेके 185 BC तक। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे? देखिए, ये तो पूरा एक एम्पायर हो गया मगध एम्पायर, राइट। लेकिन इस पर जो शासन किया होगा वो तो अलग अलग लोग रहे होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला वंश जो आया इस पर वो था हर्यंक वंश, जिसे हम हर्यंका डायनेस्टी इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद शिशुनाग वंश, देन नंद वंश, आफ्टर दैट आया मौर्य वंश। तो जो मौर्यंस थे उन्होंने ना इसे मगध साम्राज्य को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया और बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, एक तरह से मतलब मौर्य का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा मगध साम्राज्य के ऊपर। तो अभी हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मगध के संस्थापक थे बृहद्रथ, जो कि महाभारत कालीन थे। इसकी राजधानी इन्होंने बनाया गिरिब्रज को, और बृहद्रथ के पुत्र का नाम है जरासंध। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा हर्यंक वंश है। हर्यंका डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है वो 554 BC से लेके 412 BC तक है, ठीक है। इसके संस्थापक, इसके फाउंडर माना जाता है बिंबिसार को। और जिनका शासन काल है, मतलब बिंबिसार का शासन, ये तो कंप्लीट हर्यंका डायनेस्टी का हो गया। हर्यंक वंश मतलब बिंबिसार के भी बेटे हुए होंगे, फिर उसके भी बेटे हुआ होगा, तो ये उनका सारा मिला के है। लेकिन जो बिंबिसार ने शासन किया वो 554 से लेके 492 BC तक किया, और इसका 52 ईयर का शासनकाल माना जाता है। बिंबिसार को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि श्रोणिक, जो कि जैन साहित्य से पता लगाया गया है, और क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण से। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल बिंबिसार का ही है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और उसके पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया इस चीज का, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने राज्य विस्तृत करने के लिए ना विवाह संबंधों का सहारा लिया। कहेंगे आप ऐसे कैसे? विवाह संबंधों का जब उसने सहारा लिया तो इसकी कितनी वाइफ हुई? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो टोटल इसकी 3 वाइफ्स थी। पहली थी महाकोशला, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और उस समय जो प्रसेनजीत थे वो काशी में शासन कर रहे थे। तो दहेज का पहला उदाहरण भी यहाँ से मिलता है कि इनको काशी दहेज में मिली थी, ठीक है। दूसरी थी चेलना, जो कि चेटक की पुत्री थी। तीसरी थी क्षेमा, जो कि भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, और इन्होंने जो राजधानी बनाई वो बनाई थी राजगृह को, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो बिंबिसार थे उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब ज्येष्ठ में बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था दर्शक। तो दर्शक को ये उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन जो छोटा बेटा था अजातशत्रु, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उसने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की उसने हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु को पितृहंता बोला गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया गया, देखिए, जैसे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी जाती है। तो उदयन को हम सेकंड पितृहंता बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, इसका टाइम पीरियड था 492 BC से लेके 460 BC तक। टोटल 32 ईयर्स तक इसने शासनकाल संभाला। इसको अन्य नाम कुणिक के नाम से जाना जाता है। कुणिक का मतलब होता है पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। इसकी माँ का नाम था महाकोशला। तो इसी के टाइम पे ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बौद्ध
काल में कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे कि टोटल कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। और सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई भी गई थी, एक करके बताया था, अजातशत्रु के टाइम पे बुलाई गई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी वजह से ये हो जाता है अजातशत्रु के बारे में। 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, किसके शासनकाल के समय, अजातशत्रु के समय, और राजगृह में ये बुलाई गई थी। और इसके अध्यक्ष रहे थे महाकश्यप। काशी के लिए प्रसेनजीत से अजातशत्रु का युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ उन दोनों के बीच में, जो कि उनके मामा लगते थे। और इसमें जो जीता वो था अजातशत्रु। और जब अजातशत्रु जीत गया तो उसने, जो प्रसेनजीत था, उसने अपनी पुत्री बाजरा से अजातशत्रु की शादी कर दी। अब अजातशत्रु जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु काल इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है उदयन। उदयन का जो टाइम पीरियड था, शासनकाल था, 460 BC से लेके 444 BC तक माना जाता है। टोटल 16 ईयर तक इसने अपना शासनकाल संभाला। इसे द्वितीय पितृहंता कहा गया। मैं बता चुकी हूँ कि द्वितीय पितृहंता क्यों कहा गया। इसने क्या किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा, गंडक और सोन नदी पर स्थित है। और जो इसकी राजधानी, पाटलिपुत्र का प्रेजेंट स्टेटस अगर हम देखेंगे तो वो पटना जो है, वो बिहार की राजधानी, वहाँ पे पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसने ना कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र जो था पहले कुसुमपुरा नगर के नाम से जाना जाता था, और इसने इसको राजधानी बना लिया। अभी यहाँ के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। तो यहाँ से ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। बस इसके बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, सिर्फ इतना पढ़ना था कि नागदशक लास्ट एम्परर था हर्यंका डायनेस्टी का, और जिसकी मृत्यु की गई थी उसके मंत्री शिशुनाग द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश 412 BC से लेके 344 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। इसके संस्थापक ऑब्वियसली शिशुनाग ही हैं। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को वैशाली बनाया। अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ इसने राजधानी चेंज कर दी, जो कि कहाँ का दी, वैशाली। शिशुनाग ने अवंती को जीता, प्रद्योत को हरा के। इसने प्रद्योत को हराया और अवंती को जीत लिया। इसके बाद आता है इसका पुत्र कालाशोक। इसके टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगति बिठाई गई। 394 से लेके 366 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में वैशाली में साबक मीर इसके अध्यक्ष रहे। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे पाटलिपुत्र रही थी, यहाँ पे इसने चेंज किया था राजधानी को, लेकिन इसने क्या किया, कालाशोक ने अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र कर दिया। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन जो था वो अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने छुरा घोंक कर दी। महापद्म नंद ने नए वंश की स्थापना की, जिसे हम नंद वंश के नाम से जानेंगे और आगे हम पढ़ेंगे भी। द नेक्स्ट डायनेस्टी इज नंदा डायनेस्टी। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है उग्रसेन, एकराट, सर्वक्षांतक और परशुराम का दूसरा अवतार ये खुद को कहता था। इसके समकालीन थे पाणिनि, जिनकी बुक का नाम है अष्टाध्यायी। इन ये जो इसके अदर नेम है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना है। उसके बाद महापद्म नंद के बाद आता है घनानंद। घनानंद के टाइम पर सिकंदर का आक्रमण इसी के कारण हुआ 326 BC में। इसके समकालीन जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, वो थे वररुचि विद्वान, कात्यायन विद्वान। इसके समकालीन ग्रंथ माने जाते हैं महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी। इन तीनों को हम मुनित्रय ग्रंथ कहते हैं। इन तीनों को हम मुनित्रय कहते हैं। किस किस को, महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी, जो कि महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है, वर्तिका काव्यायन द्वारा एंड अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। भी क्या हुआ, ये सब कुछ सही चल रहा था तो भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ ईरानियों का, और जो आक्रमण करने वाला शासक था वो था डेरियस फर्स्ट, जो कि हकमनी साम्राज्य से था। इसने गांधार और कंबोज को जीत लिया। ईरानियों के बाद यूनानी यानी कि सिकंदर ने पहला मतलब यूनानी में से फर्स्ट जो था वो सिकंदर था, जिसने आक्रमण किया, जिसने गोगामाला और उरुवेला का युद्ध 331 BC में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, ये डेरियस और सिकंदर के बीच में हुआ। तो थोड़ा सा अब हम सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। इसके पिता फिलिप, माता ओलंपिया थी, जिसे हम इसका अदर नेम हम बोल सकते हैं, उपनाम बोल सकते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया को जीतना, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं पूरा कर पाया। भारत में 326 BC में ये आया था और वापस गया था 325 BC में। कुल 19 मंथ्स सिकंदर भारत में रहा। सिकंदर का युद्ध हुआ पोरस के साथ, जिन्हें हम पुरु के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध को हम हिडेस्पस का युद्ध भी कहते हैं, हिडेस्पस, बैटल ऑफ हिडेस्पस। झेलम का युद्ध, झेलम को ही हम झेलम का जो पुराना नाम था उसे वितास्ता कहते हैं, तो इसे वितास्ता का भी युद्ध बोलते हैं। जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था रेक्सोना। सिकंदर जो था वो कहाँ से आया था भारत में, मतलब कहाँ से लड़ता हुआ उसने भारत में एंट्री ली, तो वो जो था वो अफगानिस्तान वाले एरिया से होता हुआ
पाकिस्तान से फिर इंडिया में आया, तो इसी तरह से वो काफ़ी दूर से ना लड़ता हुआ आ रहा था, उसकी सेना भी उसके साथ लड़ती हुई आ रही थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि जो उसकी सेना थी वो थक चुकी थी और उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी कि वो व्यास नदी को पार कर सके। तो उसने सेना ने वहीं हाथ खड़े कर दिया और उसने मना कर दिया सेना ने कि हम इस नदी को पार नहीं करेंगे। तो जो सिकंदर था वो खुद तो नहीं जा सकता था, तो इसी वजह से जो सिकंदर था वो उसका जो सपना था वो सपना ही रह गया और कुछ टाइम बाद सिकंदर की डेथ भी हो जाती है। अब इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, जितना था हमने यहाँ पे कर लिया। जो सिकंदर के गुरु थे वो थे अरस्तु, और अरस्तु की एक बुक भी है जिसे पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसने क्या किया, जब सेना ने मना कर दिया तो इसने पूरी जो इसकी टेरिटरी जो भी इसने जीती थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अपनी कंप्लीट टेरिटरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सेल्यूकस निकेटर को इसने दी थी। सेल्यूकस निकेटर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया इसने दिया था, नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया का जो पार्ट था वो वाला दिया था। और ये मतलब ये लोग जो है वो सिकंदर के साथ ही आए थे। इन पे हम बात कर लेते हैं। जो सेल्यूकस निकेटर था वो थल सेनापति था, निरियाकस जो था वो जल सेनापति था, फिलिप इसका प्रबंधक था, एनासिक्रिस इतिहासकार था, और अरिस्टोबुलस भी इतिहासकार था। सिकंदर की जो फेवरेट बुक मानी जाती है वो इलियड मानी जाती है, जिसको होमर ने लिखा है। इसके घोड़े का नाम बहुकेफला है, इसके नाम पर इसने एक नगर भी बसाया था। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन इराक में 323 BC में। तो यहाँ पर सिकंदर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद से आता है मौर्यन डायनेस्टी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मौर्य साम्राज्य भी काफ़ी लंबा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्यन डायनेस्टी को कंप्लीट करके नेक्स्ट जो एम्पायर है उसे पढ़ें। और इसी में मैं कोशिश करूँगी कि जो इनसे रिलेटेड लाइक आर्किटेक्चर्स मैंने कुछ छोड़े थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले टाइम में, जैसे कि स्तूपास हो गए, केव्स हो गई और शिलालेख वगैरह जो मैंने बोला था कि मैं मॉडर्न के टाइम पे कराऊंगी, तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोज़ के लिए। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।